हेलो। हाँ, चलिए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। मज़ा में है। और सब आए। चलिए, पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं, दो चार पांच प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है? हे टकलू, खड़ो होइए। अरे उधर खड़ा होइए ना। खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। बताइए। बताइए, इधर देखिए। आ, नादौन का युद्ध कब हुआ है? आए? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है जी? नादौन का युद्ध कब हुआ है? आए? क्या? 1690 बोल रहा है? 1690? 1701, 1704? क्या? 1600? अच्छा, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? नहीं पता है। खिदराना का युद्ध कब हुआ है? 1700? चकमौर का युद्ध है 1705। बैठ जाइए। हे, 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 करो। उधर उधर। हाँ। अरे नहीं, इधर। हाँ, बताइए। दल खालसा का गठन किसने किया था? है? कौन किया था जी? कपूर सिंह ना। बैठ जाइए। हे, खड़े हो जाइए। हाँ। पंच प्यारे, पंच प्यारे में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है जी? दयाराम खत्री, मोहकम चंद्र छिंबा, हिम्मत भीवर, धर्मदास साहेब चंद। आता है ना जी? हाँ, तो बोले तो दयाराम खत्री 5 बार बोले हम। हे, खड़ो। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि कौन चला है? बैठ जाइए। हे, आपको बैठने बोले थे जी, आप बैठ गए, जवाब दिए थे। हे, 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 खड़ो। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जब हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? है? कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब था। फारूक सियर था। अच्छा। कौन था जी? बहादुर शाह प्रथम। हे, खड़ो। बताइए। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने क्या नाम दिया था? बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने क्या नाम दिया था?
गुरुबख्श सिंह। क्या नाम दिया था? गुरुबख्श सिंह। है, बताइए बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवाई थी? है, उससे न पूछ रहा है। बंदा बहादुर ने किस दो सिख गुरु के नाम से सिक्का चलाया? है, गुरु नानक और है गुरु गोविंद सिंह। बैठ जाइए। चलिए, इधर कुछ लोग जवाब दे रहे थे। औरंगजेब तो किसी का उत्तरे न होता। प्रीति कुमारी एकदम गलत जवाब दे रही है तू। सर युद्ध नहीं लिखाए हैं गुरु गोविंद सिंह, जो नहीं लिखाए, नहीं लिखाए। टाइम हो गया। ओ, टाइम हो गया था ना। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है, लिखा देंगे, का दिक्कत। कोनो खत्म थोड़े हो गया। तब हम तो आइए ना है, हम खत्म जिस रोज हो जाएंगे उस रोज ना, अभी तो आइए। चलिए, तो लिखा देंगे। नहीं लिखाए हैं तो लिखा देंगे। प्रीति कुमारी का क्लास ठीक से नहीं चल रहा है, इसका काहे नहीं चल रहा है जी? देखिए हो, नेटवर्क है ये, होगा ही नहीं, ठीक है। यूट्यूब चला के सब खत्म कर दी होगी। चलिए, लिखवा देंगे। चलिए, अब सुनिए हो, तो जो है आज से आपका क्लास 2 टाइम हो गया, पता है ना? प्रत्येक दिन सुबह में 10:30 बजे से 12 बजे तक, और शाम में 5:30 से। सुबह में चलेगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, शाम में चलेगा केमिस्ट्री और हिस्ट्री। आए, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स का जो है अभी वीडियो देखना है, और बाद में सर करवाएंगे दशहरा बाद ऑब्जेक्टिव, ठीक ना? और इकोनॉमिक्स का वीडियो चलेगा कल 10:30 बजे से ओल्ड सेंटर पर, सबको जाके देखना है। और ऑनलाइन वाले के लिए ये है कि जो है आपको एप्लीकेशन जो है ये कर दिया, एप्लीकेशन पर अपलोड है, वो आप अपना देख लीजिए। और इकोनॉमिक्स का क्लास जो है होगा दशहरा बाद, दशहरा बाद। आप समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले लोग हम क्या कह रहे हैं? हम अब क्या करें, जाइए बकरी चराइए। साउंड कम ना है, साउंड बहुत बढ़िया है, ठीक है। सब सही चल रहा है, आपके मोबाइल में दिक्कत है वो आप जानिए, ठीक है। हाँ, क्लास चल रहा है, रुका हुआ ना है। कुछ हो नहीं पढ़ना, जो पढ़ा रहे हैं उसको तुम याद कर न लो, ठीक है। सुबह में टाइम ना है तो जाओ बकरी चराओ। सुबह में टाइम ना है, टाइम ना है तो हम क्या करें? टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। हाँ, और होमवर्क दे दिए, पता है ना? होमवर्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर अब भी नहीं हो रहा है ना, जाइए आराम से घर जाइए, भैंस चराइए, दूध खाइए, मजा में जिंदगी जिए, मचान पर बैठ करके ताश खेलिए। चलिए, अब एक के बात को 72 बार नहीं समझेंगे, डेली क्लास करो। 72 बार हम एक ही चीज को समझे, कुछ ने हमको नहीं मालूम है, कुछ नहीं। सब चीज क्लियर किया ना जी? तो हम 72 दिन क्लियर करे। अब नहीं मालूम है तो जाओ बकरी चढ़ो जा करके। टेस्ट डिस्कशन के बाद एक क्लास होता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, जीवन में बहुत इश्यू है, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। इकोनॉमिक्स लाइव नहीं होगा, जाकर के ये वीडियो देखिए। और इकोनॉमिक्स का जो है जब बिट्टू सर पढ़ाएंगे तब लाइव होगा। चलिए, हटाओ जी, है कमेंट हटाओ यहां से।
सब ऐसे ही, सबको बहुत प्रॉब्लम है। जीवन का मतलब ये प्रॉब्लम होता है, पढ़ेगा लिखेगा है नहीं कुछ प्रॉब्लम। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए, रिवीजन के चप्पल खोल के हम कूटेंगे। चलिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट बढ़िया जीवन है, हो है, आप लोग फालतू का रंगीन हो जाते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट मस्त जीवन। देखिए, हम लोगों को जानना है रंजीत सिंह के विषय में। किसके विषय में जानना है? हाय, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह रंजीत सिंह सिख धर्म में जो टोटल 12 मिसल था, भंगी मिसल, शुक्रचकिया मिसल, अहलुवालिया मिसल, इन मिसलों में से रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे, लेकिन रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे तो इसका ये मतलब थोड़े है कि जो है सबसे शक्तिशाली मिसल शुक्रचकिया मिसल। ऐसी कोई जरूरी नहीं। टोटल 12 मिसल था, 12 मिसल में से एक प्रमुख मिसल शुक्रचकिया मिसल था, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही शुक्रचकिया मिसल एक प्रमुख मिसल हो, लेकिन सबसे शक्तिशाली मिसल 12 मिसलों में अगर सबसे शक्तिशाली मिसल देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली मिसल था भंगी मिसल। भंगी मिसल, भंगी, जिस मिसल की स्थापना सरदार हरि सिंह ने किया था। सरदार हरि सिंह ने किया था। सरदार हरि सिंह ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 मिसलों में सबसे शक्तिशाली मिसल कौन था, तो 12 मिसलों में सबसे शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल था। और भंगी मिसल की स्थापना की गई थी सरदार हरि सिंह के द्वारा। सरदार हरि सिंह के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे कि रंजीत सिंह का संबंध भंगी मिसल से नहीं था, बल्कि रंजीत सिंह का जो संबंध था वह था आपको शुक्रचकिया मिसल से। रंजीत सिंह का संबंध था शुक्रचकिया मिसल से। और जो शुक्रचकिया मिसल था, इस शुक्रचकिया मिसल की स्थापना की गई थी चरत सिंह के द्वारा। चरत सिंह के द्वारा सबसे पहले शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख चरत सिंह बने। चरत सिंह के बाद शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह हुए। महासिंह हुए और महासिंह के बाद शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख हुए रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के पिताजी महासिंह और महासिंह के पिताजी चरत सिंह। तो रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बने थे 1792 में। 1792 में वही रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 में। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था कब? 1780 में। 1780 में रंजीत सिंह का जन्म शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहां हुआ। और महासिंह का जब 1792 ईस्वी में निधन हो गया तो फिर
सुकरचकिया मिसल के अगले प्रमुख 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह बने। जब रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने तो फिर रंजीत सिंह ने यह प्रयास किया कि सभी 12 मिसलों के बीच आपसी एकता स्थापित किया जाए। सभी 12 मिसलों के बीच आपसी एकता स्थापित किया जाए, आपसी एकता स्थापित किया जाए, आपसी एकता स्थापित किया जाए और सब मिसल का प्रमुख रंजीत सिंह स्वयं बन जाए, रंजीत सिंह स्वयं बन जाए। सिखों का सर्वोच्च सेनापति रंजीत सिंह स्वयं बन जाए और इसको लेकर रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। तो जो पंजाब है, पंजाब में सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह के द्वारा की गई और रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। लाहौर को तो जो रंजीत सिंह है, इन्होंने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया, पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। लाहौर को रंजीत सिंह कैसे कब्जा में किया, इसे हमें समझना है। देखिए 1796-97 में 1796-97 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह हुआ करते थे। जमान शाह, जब पंजाब में सिख राज्य के शासक 1796-97 में रंजीत सिंह हुआ करते थे, तो उसी समय अफगानिस्तान के शासक हुआ करते थे जमान शाह। और जमान शाह ने 1796-97 में पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया? पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब। और फिर रंजीत सिंह की सेना और जमान सिंह की सेना आमने सामने हुई। जमान शाह वही ठीक है, ठीक है। भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है। तो रंजीत सिंह की सेना और जमान शाह की सेना के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में रंजीत सिंह ने जमान शाह की सेना को भारी क्षति पहुंचाया और फिर जमान शाह का पीछा करते हुए रंजीत सिंह पंजाब से लाहौर तक गया। पंजाब से लाहौर तक गया। और जब जमान शाह अपनी सेना लेकर अपने राज्य को वापस लौट रहा था, तो चिनाव नदी में जमान शाह का 12 तोप, 12 एक पर दो 12 तोप जमान शाह का चिनाव नदी में फंस गया था। रंजीत सिंह
चिनाव नदी से 12 के 12 तोप निकाले और निकलवा कर जमान शाह को वापस भिजवा दिया। जमान शाह का तोप था, उसको दे दिया। जब जमान शाह को उसका तोप चिनाव नदी से निकलवा करके रंजीत सिंह ने दे दिया, यह बात जमान शाह को काफी पसंद आया और फिर जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान किया। और इतना ही नहीं बल्कि जमान शाह ने रंजीत सिंह को यह भी आदेश दिया कि रंजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर ले, रंजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर ले। और फिर रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में, रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में 1799, रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया। कुल मिलाकर रंजीत सिंह को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह का साथ मिल रहा था, साथ मिल रहा था। और इसी का फायदा रंजीत सिंह ने उठाया और रंजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में, रंजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में अमृतसर भी भंगी मिसल से छीन लिया। अमृतसर भंगी मिसल के अधीन हुआ करता था। जो अमृतसर था वो भंगी मिसल के अधीन हुआ करता था, भंगी मिसल के अधीन हुआ करता था। रंजीत सिंह ने ही 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। और ये जो लाहौर और अमृतसर है, ये सिखों के लिए सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। जो आपको लाहौर है, लाहौर सिख राज्य का राजनीतिक राजधानी, लाहौर सिख राज्य का राजनीतिक राजधानी माना जाता था। वही अमृतसर जो है सिख राज्य का धार्मिक राजधानी माना जाता था। धार्मिक राजधानी माना जाता था, धार्मिक राजधानी माना जाता था। तो सिख राज्य के जो राजनीतिक राजधानी लाहौर और सिख राज्य के जो धार्मिक राजधानी अमृतसर था, दोनों पर रंजीत सिंह कब्जा कर लिया। इससे रंजीत सिंह बहुत अधिक मजबूत हुआ, बहुत अधिक मजबूत हुआ। और फिर देखिए 1805 ईस्वी में ही एक और घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? एक मराठा संघ से संबंधित व्यक्ति था, उसका नाम था जसवंत राव होलकर। एक मराठा संघ से संबंधित व्यक्ति था, उसका नाम था जसवंत राव होलकर। 1805 ईस्वी में जसवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। 1805 ईस्वी में जो जसवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जसवंत राव होलकर की हार हो गई।
और जब हार हो गई तो अपना जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते चल गया रंजीत सिंह के पास। और जसवंतराव होलकर का पीछा करते करते जनरल लेक भी ब्यास नदी तक पहुंच गया। अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने रंजीत सिंह को संदेश भिजवाया और कहा कि आप जसवंतराव होलकर को शरण ना दीजिए, नहीं तो फिर आपके राज पर भी आक्रमण करेंगे। तब फिर रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ, विशेष तौर पर जनरल लेक के साथ, अंग्रेजों के साथ विशेष तौर पर जनरल लेक के साथ 1806 ईस्वी में एक संधि किया। रंजीत सिंह और जनरल लेक के बीच 1806 ईस्वी में एक संधि हुआ और इस संधि के तहत ही रंजीत सिंह ने जसवंतराव होलकर को शरण देने से मना कर दिया, शरण देने से मना कर दिया। रंजीत सिंह की अगर बात करें तो रंजीत सिंह भी एक शक्तिशाली शासक था। अंग्रेजों की भी स्थिति उस समय तक काफी मजबूत हो गई थी। स्थिति ऐसी थी कि रंजीत सिंह भी अंग्रेजों से डरता था और अंग्रेज भी रंजीत सिंह से डरता था, अंग्रेज भी रंजीत सिंह से डरता था। स्थिति ऐसी थी कि रंजीत सिंह भी अंग्रेजों से डरता था और अंग्रेज भी रंजीत सिंह से डरता था, अंग्रेज भी रंजीत सिंह से डरता था। दोनों को एक दूसरे से डर था। अंग्रेज भी रंजीत सिंह से समझौता करना चाहता था, रंजीत सिंह भी अंग्रेज से समझौता करना चाहता था। और इसी के मद्देनजर 25 अप्रैल 1809 को 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर में रंजीत सिंह और अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच संधि हुआ, जिस संधि को इतिहास में अमृतसर की संधि कहा जाता है। और जो अमृतसर की संधि है, इस अमृतसर की संधि के तहत, अमृतसर की संधि के तहत जो सतलज नदी है, सतलज नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया। सतलज नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया। और कहा गया कि जो आपको सतलज नदी है, सतलज नदी से पश्चिम अंग्रेज नहीं जाएगा और सतलज नदी से पूरब रंजीत सिंह नहीं आएंगे, यह निर्धारित किया गया। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर में एक संधि हुई, जिस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेज और रंजीत सिंह के राज्य के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया और कहा गया कि सतलज नदी से पूरब रंजीत सिंह नहीं आएंगे और सतलज नदी से पश्चिम अंग्रेज नहीं जाएंगे। इसके बाद 1809 ईस्वी में ही रंजीत सिंह ने
कांगड़ा, कांगड़ा का अभियान किया और कांगड़ा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर रंजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से, 1813 ईस्वी में अब अफगानिस्तान का शासक बन गया था शाह शुजा। कौन बन गया था? शाह शुजा। शाह शुजा, शाह शुजा। रंजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से कश्मीर छीन लिया। शाह शुजा से कश्मीर छीन लिया और शाह शुजा ने ही रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भी दिया था, कोहिनूर हीरा भी दिया था। रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच काफी मधुर संबंध थे, काफी बेहतर संबंध थे और उस बेहतर और मधुर संबंध होने की वजह से ही दोनों एक दूसरे को मदद करता था, दोनों एक दूसरे को मदद करता था। इसके बाद रंजीत सिंह लगातार अपना सैन्य अभियान जारी रखे। रंजीत सिंह ने 1831 ईस्वी में पंजाब के रोपर में लॉर्ड विलियम बेंटिक से मुलाकात की, लॉर्ड विलियम बेंटिक से मुलाकात की और 1834 ईस्वी में रंजीत सिंह जो है आपको पेशावर पर भी रंजीत सिंह 1834 ईस्वी में कब्जा कर लिया, 1834 ईस्वी में कब्जा कर लिया। और फिर रंजीत सिंह जो सेना अभियान कर रहा था, रंजीत सिंह की सेना यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना थी। रंजीत सिंह की सेना यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना थी, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना थी। और एक भारत के गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने रंजीत सिंह की सेना का काफी मान मनोबल किया, मतलब काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया और कहा कि रंजीत सिंह की सेना सबसे बेहतर सेना है। रंजीत सिंह की सेना को सबसे बेहतर सेना लॉर्ड ऑकलैंड ने माना। लॉर्ड ऑकलैंड के साथ भी रंजीत सिंह का संबंध काफी मधुर था। तो लॉर्ड ऑकलैंड, शाह शुजा, रंजीत सिंह, इन लोगों का संबंध काफी बेहतर था। तो रंजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड शाह शुजा को अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा बनाना चाहता था और इसी को लेकर 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में एक त्रिपक्षीय संधि हुआ। 1838 ईस्वी में एक त्रिपक्षीय संधि हुआ और यह त्रिपक्षीय संधि रंजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच हुआ और इस संधि के तहत अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा सब मिलकर के शाह शुजा को बनाना चाहता था। और फिर
शासन प्रशासन करते हुए अंततः रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया। रंजीत सिंह का निधन जो है आपको 1839 ईस्वी में हो गया। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह का निधन हो गया। लेकिन यहां पर एक बात और आप जानिए कि रंजीत सिंह ने पंजाब में जो सिख राज की स्थापना की थी, रंजीत सिंह ने जो पंजाब में सिख राज की स्थापना की थी, उस सिख राज के अंतर्गत रंजीत सिंह ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। रंजीत सिंह ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। रंजीत सिंह के द्वारा जो विशाल साम्राज्य स्थापित किए गए थे, उस साम्राज्य में बेहतर ढंग से और सुव्यवस्थित रूप से शासन प्रशासन चलाई जा सके, इसके मद्देनजर साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया गया था। साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया गया था, प्रांत में। और प्रांत को कहा जाता था सूबा। प्रांत या सूबा के जो प्रमुख होते थे उसे कहा जाता था नाजीम। उसे कहा जाता था नाजीम कहा जाता था, नाजीम कहा जाता था, नाजीम। अब सब में सूबेदार थोड़े हो गए। अगर उसमें इसमें भी सूबेदार होता तो हम बतेबे नहीं करते। जहां पर हम समझ रहे हैं कि सूबेदार है वहां पर बताने का जरूरत ना है, एक बार बता दिए हो गया। लेकिन जहां पर दूसरा चीज है जानना जरूरी है। फिर प्रांत का विभाजन परगना में हुआ था। प्रांत का विभाजन हुआ था परगना में। परगना के जो प्रमुख होते थे उसे कहा जाता था कारदार। परगना के जो प्रमुख होते थे उसे कहा जाता था कारदार। कारदार कहा जाता था, कारदार। फिर परगना का विभाजन तालुका में हुआ था और तालुका के प्रमुख को कहा जाता था तालुकेदार। तालुकेदार। और परगना का विभाजन तालुका का विभाजन हुआ था मोजे या ग्राम में। मोजे या ग्राम में। मोजे या ग्राम में। और जो मोजे या ग्राम था, मोजे या ग्राम ही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ये तो जो रंजीत सिंह का राज्य था, यह रंजीत सिंह के राज्य का प्रशासनिक विभाजन था। यह रंजीत सिंह के राज्य का प्रशासनिक विभाजन था। रंजीत सिंह के राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन था, साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया गया था। अगर आप बात प्रांत की करेंगे तो रंजीत सिंह के समय प्रांतों की संख्या हुआ करती थी 4। रंजीत सिंह के समय प्रांतों की संख्या हुआ करती थी 4। उनके साम्राज्य में जो 4 प्रांत हुआ करता था, वो 4 प्रांत था कश्मीर, लाहौर, मुल्तान और पेशावर। कश्मीर, मुल्तान, लाहौर और पेशावर। यही 4 प्रांत हुआ करता था रंजीत सिंह के राज्य में।
अब इसके अलावे रणजीत सिंह जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण था उनकी सैन्य व्यवस्था। रणजीत सिंह की सेना दो प्रकार की थी, एक नियमित और एक अनियमित। रणजीत सिंह की नियमित सेना को फौज-ए-खास कहा जाता था और रणजीत सिंह की अनियमित सेना को फौज-ए-बैकवायर्ड कहा जाता था। फौज-ए-बैकवायर्ड यानी रणजीत सिंह के पास एगो नियमित या अस्थाई सेना था जो हमेशा अस्तित्व में रहता था, और रणजीत सिंह के पास एक अनियमित सेना भी था। जरूरत पड़ने पर रणजीत सिंह उन सैनिकों को बुलाता था, जरूरत पड़ने पर बुलाता था, युद्ध लड़ता था रणजीत सिंह। और अपनी सेना के बदौलत ही रणजीत सिंह इतना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। इसके अलावा आप रणजीत सिंह के समय अगर लगान का सबसे प्रमुख स्रोत देखा जाए तो रणजीत सिंह के समय में या पंजाब के सिख राज्य में लगान का सबसे प्रमुख स्रोत हुआ करता था, क्या? तो सबसे प्रमुख स्रोत हुआ करता था भू राजस्व। और भू राजस्व की दर उस समय 33% से 40% के बीच हुआ करता था। 33% से 40% के बीच भू राजस्व की दर हुआ करता था। ये तो रणजीत सिंह के विषय में हुआ। और एक बात जानिए आप, जैसे अगर आप मुगल काल की बात करेंगे, तो जैसे मुगल काल में बादशाह का पद, बादशाह के बाद वकील का पद, फिर दीवान वजीर का पद, मीर बख्शी का पद, ये सब पद मुगल काल में महत्वपूर्ण पद थे। जिस प्रकार मुगल काल में दीवान या वजीर का पद, मीर बख्शी का पद महत्वपूर्ण पद था, उसी प्रकार से रणजीत सिंह का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उस प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पद था मुख्यमंत्री का पद। जैसे मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद छत्रपति के बाद महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार से रणजीत सिंह के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद था मुख्यमंत्री का पद। और उस मुख्यमंत्री के पद पर रणजीत सिंह के समय थे राजा ध्यान सिंह। फिर आपको विदेश मंत्री का पद था, विदेश मंत्री के पद पर फकीर अजीजुद्दीन था। फिर आपको वित्त मंत्री का पद था, वित्त मंत्री के पद पर दीनानाथ था। तो थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि रणजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक था। लेकिन रणजीत सिंह के प्रशासन में मुस्लिम भी शामिल था। फकीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्री के पद पर था, दीनानाथ हिंदू था, वित्त मंत्री के पद पर था। मतलब भले ही रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना किया हो, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष शासक था।
और रंजीत सिंह ने ही संभवतः एक स्टेटमेंट देने का काम किए हैं कि ईश्वर ने हमें एक आंख इसलिए दिया है ताकि मैं सभी धर्मों को एक नजरिया से ही देख सकूं। यह रंजीत सिंह का स्टेटमेंट है, रंजीत सिंह का स्टेटमेंट है। और पंजाब के सिख राज्य के संदर्भ में रंजीत सिंह को वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन आर्मी कहा जाता है, क्योंकि जब तक रंजीत सिंह जीवित रहे तब तक अंग्रेज पंजाब के सिख राज्य पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह का देहावसान 1839 में हुआ, 1839 में हुआ, सॉरी 1839 में हुआ, उसके बाद रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी एकदम अयोग्य सब था, नालायक निकम्मा टाइप का था, नालायक निकम्मा टाइप का था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी अयोग्य था, जिस वजह से रंजीत सिंह के निधन होने के 10 बरस के भीतर ही, रंजीत सिंह के निधन होने के 10 बरस के भीतर ही, एकदम घोंट घोंट पानी पी रही है, बोल रहे हैं हम, प्यास लग रहा है इसको, समझ रहे, एकदम देख रहे हैं कोई पानी पी रही है, कोई बाल सरिया रही है, कोई बतिया रही है, बड़ी दिक्कत है। कंसंट्रेट होकर के सुनिए, ये सब धंधा करना है तो ऊपर जाइए, ठीक है, ऊपर में भी क्लास चलता है, एकदम जो मन होगा अपना करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए लड़का सब है ना बहुत ऊपर में, कहीं नहीं लड़ा के खा रहा है, मोबाइल से बतिया रहा है, मोबाइलो बगल में रख ले है, मैच का स्कोरो देखता है, पढ़वो करता है, मल्टी टैलेंटेड, ये हुआ मल्टी टैलेंटेड। और इस प्रकार के लोगों को नौकरी लगता है चतुर्थ वर्गीय में, एमटीएस में, क्या कि उसमें टैलेंट, वो तो मल्टी टैलेंटेड है, तो आप मल्टी टैलेंटेड है तो आपको जॉब भी तो एमटीएस में ही लगेगा। झाड़ू भी देना है, पानियों काउंटर पे पहुंचाना है, फाइलो ढोना है, साहब का गेटो खोलना है गाड़ी का, समझ गए, तो मल्टी टैलेंटेड काम है ये सब, समझ गए। तो ऐसा काम मत कीजिए, समझे। तो ठीक है, आगे आइए। अब आप क्या बोल रहे थे? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी सब अयोग्य साबित हुए, जिस वजह से लगभग 10 वर्ष के भीतर ही रंजीत सिंह का जो पंजाब में स्थापित सिख राज्य था, वह सिख राज्य खत्म हो गया। और जो है आपको अंग्रेजों ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, अंग्रेजों ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब जो रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी हैं उसके विषय में हम लोग यहां पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा याद कर लेते हैं, ठीक है। आप भी सोने उने न लगते हैं, ठीक है, तो सब चीज को ध्यान में रखना होता है। आपका कैपेसिटी नहीं ना है बहुत ज्यादा लेक्चर सुनने का, दिक्कत ना है। बताइएगा, पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक कौन? 12 मिसलों में सबसे शक्तिशाली मिसल
कौन? रंजीत सिंह का संबंध कौन मिसल से? शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक। अच्छा, चरत सिंह के बाद शुक्रचकिया मिसल का प्रमुख कौन बना? अब महासिंह के बाद रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल का प्रमुख कब बना? रंजीत सिंह के राज की राजधानी आए। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कब किया? आए। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कब किया? आए। चलिए, और अफगानिस्तान के किस शासक के 12 तोप चिनाव नदी में फंस गए? आए। आए। और जमान शाह को 12 तोप चिनाव नदी से निकलवा कर कौन पहुंचा दी? आए। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? किसने दिया? जमान शाह ने। और अफगानिस्तान के किस शासक ने रंजीत सिंह को लाहौर पर कब्जा करने का अधिकार? आए। आए। और रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कब किया? रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कब किया? रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कब किया? रंजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार कब किया? सिखों का राजनीतिक राजधानी, सिखों का राजनीतिक राजधानी, धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी। रंजीत सिंह और जनरल लेक के बीच समझौता कब हुआ? 1806। 1806। 1806। रंजीत सिंह और जनरल लेक के बीच समझौता कब हुआ? 1800। रंजीत सिंह और जनरल लेक के बीच समझौता कब हुआ? 1800। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1800। 25 अप्रैल 1800। एक बार फिर से बता दीजिए। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच समझौता कब हुआ? 25 अप्रैल 1800। और इस समझौता के तहत किस नदी को सीमा रेखा निर्धारित? किस नदी को? रंजीत सिंह ने कांगड़ा का विजय कब किया? कांगड़ा का विजय कब किया? कांगड़ा का विजय कब किया? कश्मीर का विजय कब किया? कश्मीर का विजय कब किया? किससे कश्मीर जीता? आए। किससे जीता? अच्छा, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त? आए। कब प्राप्त हुआ? रंजीत सिंह लॉर्ड विलियम बेंटिक से कब और कहां मिला? आए। कब और कहां मिला? रंजीत सिंह पेशावर पर कब्जा कब किया? और जानते हैं, रंजीत सिंह जो है बहुत सारे क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, जिसको लेकर विक्टर जाकमा एक विद्वान थे। विक्टर जाकमा कौन थे? एक विद्वान, जिसको लेकर विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह को नेपोलियन की संज्ञा दी। कौन सी संज्ञा दी? नेपोलियन की संज्ञा दी। तो रंजीत सिंह को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है विक्टर जाकमा के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अच्छा, त्रिपक्षीय संधि कब हुआ है जी? 1800। किसके किसके बीच? आए। किसने रंजीत सिंह की सेना को उस समय की सबसे बेहतर सेना माना? आए। किसने माना है? रंजीत सिंह का निधन कब हुआ है? कब हुआ है? रंजीत सिंह के विशाल साम्राज्य का विभाजन किसमें हुआ? किसमें हुआ? रंजीत सिंह के समय प्रांतों की संख्या कौन कौन? रंजीत सिंह के समय प्रांतों की संख्या कौन कौन? प्रांत का विभाजन किसमें? परगना का विभाजन किसमें? तालुका का विभाजन? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई
आय प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता? प्रांत के प्रमुख को, परगना के प्रमुख को, परगना के प्रमुख, तालुका के प्रमुख, तालुका के प्रमुख। क्लियर है? रंजीत सिंह की सेना कितने प्रकार? फौजे खास, फौजे बैकवायर्ड, फौजे खास और फौजे बैकवायर्ड। फौजे खास कैसी सेना थी? खास, खास लोग मतलब नियमित, खास। फौजे खास कैसी सेना? और फौजे बैकवायर्ड अनियमित। फौजे बैकवायर्ड। रंजीत सिंह के समय भू राजस्व की दर 33% से कितना? क्लियर? अब आगे आ जाइए। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी, ठीक है? रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी को देखते हैं। देखिए, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़ग सिंह बना था। खड़ग सिंह, खड़ग सिंह, खड़ग सिंह। इनका शासनकाल 1839 से 40। 1840 में मर गया, ही निधन हो गया इनका। फिर खड़ग सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह का बेटा नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह। इनका निधन, इनका शासनकाल 1840 से 41। 1841 में इनका भी निधन हो गया। और फिर नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह। कौन बना? शेर सिंह। और शेर सिंह का शासनकाल है 1841 से 1843। 1843 में शेर सिंह का निधन हो गया। और फिर शेर सिंह का उत्तराधिकारी बना दिलीप सिंह। अठारह सौ 1849। 1843 से 1849। दिलीप सिंह ही पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक हुए। दिलीप सिंह ही पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक हुए। जो बतिया रहे थे, खड़ा हो जाइए। पीला टी शर्ट, दाढ़ी, लंबा चौड़ा मुंह है, लंबा चौड़ा है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। दूसरे वाले भी खड़ा हो जाइए। बतिया रहे थे, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो। अरे आप ही को बोल रहे, आंख भी टेढ़ा है थोड़ा सा। हाँ, अब हुआ। खड़ा रहिए अब। चलिए, आ जाइए अब। देखिए, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। दो बात याद रखना है। एक बात यह याद रखना है कि रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो उत्तर खड़ग सिंह। और दूसरी बात यह याद रखना है कि रंजीत सिंह द्वारा पंजाब में स्थापित सिख राज के अंतिम शासक कौन हुए? तो आंसर दिलीप सिंह। आंसर दिलीप सिंह। ये दो बात याद रखना, ये दो बात याद रखना है। बाद बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत। याद हो गया? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी रंजीत सिंह द्वारा स्थापित पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक। अंतिम शासक। अब आगे आइए। देखिए, जो दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह जब शासक बना था, बच्चा था। ये क्या था? बच्चा।
अल्पवयस्क था, अल्पवयस्क था। इसी वजह से इनकी माता रानी जिंदन, रानी जिंदन या जिंदान, रानी जिंदान संरक्षिका के तौर पर काम कर रही थी। रानी जिंदान या जिंदन संरक्षिका के तौर पर काम कर रही थी। दिलीप सिंह के ही संरक्षिका के तौर पर काम रानी जिंदन कर रही थी। और रानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा था। योग्य नहीं थी, लेकिन रंजीत सिंह वाला मान सम्मान चाहिए उसको, पॉसिबल था नहीं। रंजीत सिंह योग्य था तो मान सम्मान उसको मिला। दिलीप सिंह योग्य नहीं था, उसकी संरक्षिका थी, दिलीप सिंह बच्चा था। दूसरी बात, रानी जिंदन भी उतनी योग्य नहीं थी जितना रंजीत सिंह था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि रंजीत सिंह वाला सब चीज खोज रही थी। कहां से मिलेगा, मिलने का कोई चांस ही नहीं है। रानी जिंदन के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही अंग्रेज और सिख सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया 1845 ईस्वी में। जो युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चला, उस युद्ध को इतिहास में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। तो जो आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, यह आपको 1845 से 1846 के दौरान हुए। इस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और इस युद्ध में सिखों की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध के दौरान कई सारे युद्ध लड़े गए थे, कई सारे छोटे छोटे युद्ध लड़े गए थे। इस युद्ध के दौरान जानते 5 गो छोटा छोटा युद्ध लड़ गया था, 5 गो। खुदकी का युद्ध, सबड़ाओ का युद्ध, ये सब युद्ध इसी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़े गए थे। लेकिन सभी युद्धों में जो सबसे निर्णायक युद्ध था वह सबड़ाओ का युद्ध था। और उस सबड़ाओ के युद्ध में सिखों की हार हुई, सिख सेना की हार हुई बुरी तरह। इस युद्ध में सिखों की हार हुई बुरी तरह, इस युद्ध में सिखों की हार हुई। और फिर अंततः इस युद्ध की समाप्ति 9 मार्च 1946 को हुए लाहौर की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 9 मार्च 1946 को हुए लाहौर की संधि के तहत हुआ। लाहौर के संधि के तहत हुआ। लाहौर के संधि के तहत, लाहौर के संधि में कहा गया कि युद्ध क्षतिपूर्ति के तौर पर
पंजाब के सिख राजा दिलीप सिंह अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपया देंगे। 1.5 करोड़ रुपया में से 50 लाख रुपया दिलीप सिंह अपने राजकोष से निकाल कर देंगे। बाकी बचे 1 करोड़ रुपया हेतु दिलीप सिंह कश्मीर का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप देंगे। इस प्रावधान के तहत ही दिलीप सिंह ने 50 लाख रुपया अपने राजकोष से दिया और 1 करोड़ रुपया के बदले कश्मीर का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार कश्मीर अंग्रेजों के हाथों में चला गया और अंग्रेज व्यापारी था, उसको कश्मीर नहीं चाहिए, उसको चाहिए पैसा। तो अंग्रेज ने कहा जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया हमको देगा हम कश्मीर उसको दे देंगे। उस समय एक गुलाब सिंह नामक एक धनी व्यक्ति हुआ करते थे। गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपया दिया और फिर अंग्रेजों ने कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। गुलाब सिंह का संबंध डोगरा वंश से था। इस प्रकार कश्मीर गुलाब सिंह के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने जो 1 करोड़ रुपया के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को दे दिया, ये बात सिखों को अनपच हो गया। और सिख नेताओं ने, सिख गुरुओं ने इसका विरोध किया और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। फिर से अंग्रेज और सिख सैनिकों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में फिर से सिख सैनिकों की हार हुई और फिर से संधि हुई दिसंबर 1846, जिसे भेड़ोवाल की संधि कहते हैं, भेड़ोवाल की संधि। इस युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई तो अंग्रेजों की अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पंजाब को लेकर यह थी कि पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है। इस बात को अंग्रेज अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया था और फिर अंग्रेज जो है सिख नेताओं को उकसाने का काम करने लगा। मतलब ऐसा काम करने लगा कि ये लोग उकस जाए, युद्ध लड़े। शुरू में रानी जिंदन को 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देता था अंग्रेज, और बाद में घटाकर 48,000 कर दिया। तो ये भी एक प्रकार से सोचिए तो रानी जिंदन के साथ जो है आपको इंसाफ नहीं अंग्रेजों ने किया। तो रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों ने इंसाफ नहीं किया, एक ये बात है। और दूसरी बात, अंग्रेजों ने सिखों को उकसाया
तत्पश्चात फिर से अंग्रेज और सिख सैनिकों के बीच युद्ध होने लगे, जिस युद्ध को इतिहास में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। अगर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो जो आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, यह युद्ध 1848-49 में डलहौजी के समय हुआ। इस युद्ध के समय कई सारे अन्य युद्ध हुए थे, और इस युद्ध के समय जो कई सारे अन्य युद्ध हुए थे, जैसे रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, ये तीनों छोटे छोटे युद्ध है जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुए थे। उसमें रामनगर और चिलियावाला के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व सर ह्यू गफ ने किया था, वही गुजरात के युद्ध में नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान बुरी तरह सिख सैनिकों को अंग्रेजों ने पराजित किया, और इस युद्ध के दौरान तोपों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ था। तोप का बहुत अधिक प्रयोग हुआ था, जिस वजह से इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है, जिस वजह से इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में हर जगह जब अंग्रेजों की जीत हुई तो फिर डलहौजी ने मार्च 1849 में घोषणा किया पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की, और फिर पंजाब 1849 ईस्वी में डलहौजी के समय ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। डलहौजी ने उस समय के सिख राजा दिलीप सिंह को कहा, बच्चा है, जाइए पढ़िए लिखिए, बाद में राजापनी कीजिएगा। डलहौजी दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर पढ़ने के लिए भेज दिया इंग्लैंड। कहां भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। और फिर डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया। इसके पास कोहिनूर हीरा था दिलीप सिंह के पास। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया, और डलहौजी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेज दिया, और फिर कोहिनूर हीरा तब के बाद से अभी तक भारत नहीं आया है, आएगा भी नहीं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देश कहता है कोहिनूर हीरा हमारा है, हमारा है, हमारा है, लेकिन उत्पत्ति तो भारत से हुआ है, वर्तमान भारत से हुआ है, तो ज्यादातर केस में चांस है भारत ही आने का। ऐसे भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्या औकात, भारत के सामने तो कोई औकात नहीं है, तो ऐसे भी आना चाहिए भारत में, समझ गए? अब आएगा तब ना, ठीक है। दिलीप सिंह है सुनिए, दिलीप सिंह जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड गया, तो शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में दिलीप सिंह फ्रांस, जर्मनी, रूस, ये सब देश की यात्रा किया। ये तो ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए सिख धर्मों को मानना छोड़ दिया था। सिख धर्म का परित्याग दिलीप सिंह ने कर दिया। दिलीप सिंह ईसाई बन गया था, अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी।
दिलीप सिंह ईसाई बन गया, लेकिन बाद में एहसास हुआ ना, हम सिखे धर्म में बढ़िया थे, फिर से सिख धर्म को अपना लिया। तो आपसे पूछा जाता है, पंजाब के सिख राज्य के कौन ऐसे शासक हुए जो कुछ समय के लिए सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाए थे? तो आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? दिलीप सिंह। कुछ समझ में आया हीरो सब? आए, याद कीजिएगा। आइए, आए, क्या बोल रहे हैं? और उसको बैठा दे। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। कितना चिंता है। अच्छा, शांत रहिए। रानी जिंदन किसकी संरक्षिका के तौर पर काम? आए, दिलीप सिंह। कौन ऐसे सिख शासक हुए जो कुछ समय के लिए ईसाई धर्म को आए? लॉर्ड डलहौजी किस सिख शासक से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटेन भेज दिया? किससे? किससे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हो? आए, आए, दिलीप सिंह। हाँ ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब? आए, 1845 से। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आए, कौन थे? हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? आए, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि के तहत हुआ है। इसके बाद आगे बताइएगा कि किस संधि के तहत अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपया के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को दे दिया? लाहौर की किस संधि के तहत अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपया के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया? आए, लाहौर की। और इसके बाद भैरोवाल की संधि कब हुई? दिसंबर 1800। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? आए, कब हुआ है? इस समय भारतीय गवर्नर जनरल। आए, पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? किसने मिलाया? कब? 1849। तोपों का युद्ध किसे कहते हैं? द्वितीय आंग्ल। तोपों का युद्ध किसे कहते हैं? तोपों का युद्ध किसे कहते हैं? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। आगे बताइएगा। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध किस युद्ध के दौरान होने वाले छोटे युद्ध थे? आए, क्या? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। क्लियर है? याद हो गया? लिखाना है ना? लिखाना तो बहुत कुछ लिखा देंगे अगले क्लास में, आज नहीं लिखाएं। आज लिखेबो करेंगे तो पूरा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा तो ठीक ही होगा। लिखिए। क्या लिखाए थे लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या लिखाए थे? चलिए लिखिए, लिखिए, लिखिए। मुगल सेना के खिलाफ
मुगल सेना के खिलाफ, मुगल सेना के खिलाफ, मुगल सेना के खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह द्वारा, मुगल सेना के खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह द्वारा, गुरु गोबिंद सिंह द्वारा लड़े गए गुरु गोबिंद सिंह द्वारा लड़े गए, लड़े गए, लड़े गए युद्धों का, युद्धों का, युद्धों का विवरण, लिखिएगा। नादौन का युद्ध, नादौन, हे भगवान मुंह ताक रहा है मेरा। पिछले क्लास में भी लिखे थे, ये सब कंसंट्रेट होकर के पढ़ेगा ने। नादौन का युद्ध, यह युद्ध 1690 ईस्वी में, यह युद्ध 1690 ईस्वी में यह युद्ध 1690 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1690 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह की इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह की जीत हुई थी। हाँ, लिखिएगा क्या लिखे हैं। गुरु गोबिंद सिंह की जीत हुई। आगे लिखिएगा, आगे हेडिंग मारिएगा, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1701 ईस्वी में यह युद्ध 1701 ईस्वी में 1701 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोबिंद सिंह के बीच हुआ। मुगल सेना और गुरु गोबिंद सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई।
नेक्स्ट पॉइंट, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध। आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1704 ईस्वी में यह युद्ध 1704 ईस्वी में मुगल सेना और मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। इस युद्ध के क्रम में इस युद्ध के क्रम में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र और मां, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इस युद्ध के क्रम में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह तथा उनकी मां मुगलों द्वारा बंदी बना ली गई। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इन लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। इन लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। इन लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। इन लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया, लेकिन फतेह सिंह, जोरावर सिंह और उनकी माता ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। जिस कारण इनकार कर दिया, जिस कारण इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिस कारण इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिस कारण इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।
फुल स्टॉप। चलिए अब सुनिए हो, आपका क्लास 2 टाइम हो चुका है, पता है ना? प्रतिदिन 2 टाइम, सुबह 10:30 से 12 और शाम में 5:30 से, प्रतिदिन। सुबह में चल रहा है क्या? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और शाम में चल रहा है हिस्ट्री और केमिस्ट्री। जैसे जैसे हो रहा है कीजिए, अपना नौटंकी मत बतलाइए। होमवर्क मिल गया है ना? अब पूरे सप्ताह मेहनत कीजिए, बकरी चराने मत जाइए, हम कूट देंगे, समझ गए? जिस रोज मूड खराब हुआ उस रोज चलेगा कुटाई, चिंता मत कीजिए आप, समझे? चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। हैं? हैं? हाँ तो 5 कर लीजिए।